Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो है आवर इन्वायरमेंट. ठीक है, हमारे सराउंडिंग, हमारा इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली हम जिस भी एटमॉस्फेरिक रेंज में रह रहे हैं वो सारे ही क्या है, हमारे इन्वायरमेंट्स हैं. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करेंगे, जिसमें पहले हम जानेंगे इकोसिस्टम की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो है क्या. इको बेसिकली इन्वायरमेंट की बेसिस पे इनकी क्या सिस्टमैटिक पैटर्न है. तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है, जितने भी लिविंग है और नॉन लिविंग, सिर्फ लिविंग के बीच नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो एक इंटरेक्शन बन रहा है, ठीक है, एक जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बन रहे हैं, वो सारे ही क्या कहला रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम, जो कि बेसिकली फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम को. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है या एक इंटरेक्शन बन रहा है, यही बनाते हैं हमारा इकोसिस्टम. अब आप ये सोचो कि आप, ठीक है, लिविंग तो ज़रूरी है, मैम नॉन लिविंग कैसे ज़रूरी है? ऑब्वियस सी बात है, आप अगर नॉन लिविंग के सेंस में क्या आ रहे हैं, हमारे जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट है, जिसमें आ रहा है हमारा सॉयल, एयर. अगर सॉयल ना हो तो प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, और प्लांट नहीं ग्रो करेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो अनफॉर्चुनेटली डेड कर जाएंगे. यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम डिपेंड हैं नॉन लिविंग पर भी. ठीक है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ अ नॉन लिविंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एंड इकोसिस्टम. ठीक है, नॉन लिविंग के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिविंग का खेल है, नहीं, नॉन लिविंग का भी इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है. अब जो इकोसिस्टम है ये दो तरीके से बनते हैं, एक है बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू और एक है एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू. बायोटिक का मतलब बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग. ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जिसमें भी हमारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग. तो जितने भी हमारे नॉन लिविंग पार्टिकल्स आ रहे हैं, फिजिकल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉयल, मिनरल्स, ये सारे ये क्या है, नॉन लिविंग. लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेंगे. हमें ठीक है, हमें रेनफॉल ना हो तो भी कुछ दिन तक रह लेंगे, लेकिन प्लांट, उनके लिए तो पानी ज़रूरी है. अगर विंड ना हो तो भी दिक्कत है, सांस. अगर आप सोचो कि हवा एकदम चलना बंद हो जाए, सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, तो हम खुद भी मर जाएंगे. सॉइल ग्रो कहाँ कराएंगे प्लांट को, आप घरों पे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू इंपॉर्टेंट है. तो इकोसिस्टम अब समझ में आया, बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट को मिलाकर बनता है. ठीक है, ये है हमारा कुछ डायग्राम की बेसिस पे समझना है. अब यहाँ पे आपको बैक्टीरियाज भी दिख रहे हैं, प्लैंक्टॉन्स भी दिख रहे हैं, प्रोटोजोअन्स भी दिख रहे हैं, सनलाइट जो कि ऑब्वियस सी बात है नॉन लिविंग है, टर्मिट्स माउंट, ये भी बेसिकली, ये सारे ही कहाँ है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, जिसमें कुछ चीज़ें लिविंग नॉन लिविंग को प्रोवाइड कर रहा है, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग लिविंग को प्रोवाइड कर रहे हैं. अब सॉयल बेसिकली आप ये कहोगे मैम नॉन लिविंग को हम कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, नॉन लिविंग को हम कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं. तो मिनरल्स जो है, ये मिनरल्स कैसे बन रहे हैं, ये ह्यूमन की ही बॉडी जब डिकम्पोज या लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बॉडी जब डिकम्पोज होती है तो अलग अलग मिनरल्स के फॉर्म में डिपॉजिट होती है सॉइल में. तो अनफॉर्चुनेटली या इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, हमारे यानी लिविंग्स के ही थ्रू ये बन रहा है. ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम और एक है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल का मतलब जो पहले से नेचर में बने हैं, हमने उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वो ऑलरेडी नेचर ने हमें बनाकर दिया था, इसे हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम. और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियली तरीके से आप घर पे एक्वेरियम रखते हो, ठीक है, छोटे छोटे, या आपके जो भी सिटीज़ में, अच्छे सिटीज़ में रह रहे हो, वहाँ पे जू वगैरह है, ठीक, म्यूज़ियम वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमने बनाई है ना, ये नेचर ने हमें बना के नहीं दी थी. तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग विच एग्जिस्ट इन अ नेचर ऑन इट्स ओन. नेचर में प्रेजेंट है खुद से, हमने कुछ नहीं किया है. ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे है फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक्स। ये सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के, जिसमें आ रहा है हमारा फॉरेस्ट, ओशंस, लेक और डेजर्ट। ये सारी चीज़ें क्या हमने बनाई है? नहीं, ये एज इट इज़ बनाई हुई हमें मिली है, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा क्या? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब वो इकोसिस्टम जो कहाँ से बना है? ये हमने बनाया है, ये हमें बना बनाया नहीं मिला था। बेसिकली कभी कभी टूरिस्ट प्लेसेस को बढ़ाने के लिए। अब सोचो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का क्या रोल है? कभी आप सोचे हो कि अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का दो रोल है, एक तो आपके सिटी, जिन भी सिटीज़ में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं, बड़े बड़े म्यूजियम या जू वगैरह जहाँ होते हैं, ठीक। और अगर ये आपके बेसिकली एक तरह से ये भी देखा जाता है कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का काम करते हैं। ऐसी स्पीसीज़ जो एक्सटिंक्शन के करीब हैं उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड पार्क या जू में रखा जाता है, ताकि उनकी प्रजाति या उनकी स्पीसीज़ को हम बचा के रख सके। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम हर बार अपने फ़ायदे के लिए नहीं, कभी कभी उन जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, अगर उनको हम जंगलों में ही रहने दें, तो हो सकता है कोई प्रेडेटर या कोई अदर एनिमल उन पे हमला कर दे और उनकी स्पीसीज़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होगा कि वो स्पीसीज़ क्या होगी? दुनिया से एक्सटिंक्ट। एक टाइम ऐसा आएगा जब विलुप्त हो जाएगी, दिखना ही बंद हो जाएगी। घरों में हम एक्वेरियम रखते हैं, मछली पालते हैं, ठीक है। अब वो एक्वेरियम क्यों रखते हैं हम? कभी कभी हमारे घर के लुक को बनाने के लिए। कुछ लोगों का इसका वास्तुशास्त्र जुड़ा होता है, ठीक है, कि मछलियों को पालना शुभ होता है एंड बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग का ये हॉबीज़ होता है अलग अलग टाइप के एनिमल्स को रखना घर पे, ठीक है। जानवरों से कुछ होते हैं ना पेट लवर टाइप में चीज़ें, तो उन्हें पसंद होता है। और बेसिकली कुछ ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है कि नहीं हमारे अंदर ये चीज़ें हों, हमारे घर पे ये सारी चीज़ें हों एज अ शोकेस की तरह, ठीक। इसके अलावा गार्डन का भी सेम ही रोल है। गार्डन कभी कभी आप टूरिस्ट प्लेसेस के बेसिस पे बनाते हो, और कभी कभी उस प्लान आपको हर जगह जाके अलग अलग चीज़ें ना देखनी पड़े, इसलिए पर्टिकुलर गार्डन बनाते हो जहाँ पे आप हर तरह की स्पीसीज़ के फ्लावर्स वगैरह या प्लांट्स वगैरह जो आपको नॉर्मल रेंज पे नहीं देखने को मिलता या जिनको देखने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, वो नॉर्मली किसी एक जगह पे स्टोर होके रह सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब जिन इकोसिस्टम को मैन ने बनाया है, मैन मेड इकोसिस्टम है, और वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर मेड टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सर्वाइवल। यहाँ पे भी किसी एक की वजह से हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी बायोटिक और एबायोटिक के बीच का ही रिलेशन है। नेचुरल इकोसिस्टम में तो ऑब्वियस सी बात है वो नेचर में प्रेजेंट है, तो बायोटिक और एबायोटिक का तो रोल प्ले कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में भी बस उसमें चेंजेस क्या है कि उस इकोसिस्टम को हमने बनाया है, हमें जो चीज़ अच्छी लगी, ऑब्वियस सी बात है नेचर ने। अब आप जाओ किसी एक, या आपके घर पे कोई गेस्ट आए, ठीक है, उन्होंने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए, तो वो जो भी गिफ्ट देंगे आप रख लोगे, ऑब्वियस सी बात है रख लोगे। लेकिन अगर आपको वो लेके गिफ्ट वो अभी भी आपको दे रहे हैं, लेकिन उनकी शर्त क्या है कि आप उनके साथ मार्केट जाओ और खुद सेलेक्ट करो वो गिफ्ट, तो आप वो गिफ्ट सेलेक्ट करोगे जो आपको अच्छे लगेंगे। अब तो आपके पास एक कंडीशन है ना कि आपको वही सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छे लग रहे हो। किसी बंदिश में तो आप हो नहीं, या किसी अदर प्रेशर की वजह से हो नहीं कि जो वो देंगे वही हमें लेना, नहीं, उन्होंने खुद आपको बोला है कि आप जाके मार्केट में जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो ले लो। तो यही केसेस है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बीच। क्या नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब जो हमारे नेचर ने बना के दे दिया हमें उसी में ही सर्वाइव करना है, वो है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमने बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम बनाएंगे तो हम उसमें वही चीज़ रखेंगे जो हमें पसंद हो। अब आप ये सोचो कि आप घर पे एक्वेरियम बना रहे हो और एक्वेरियम में बच्चे डाल दिए किसके? वेल के। पॉसिबल ही नहीं है, पहली चीज़ तो उतना बड़ा आप एक्वेरियम रखोगे नहीं। या आप उसमें छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स पाल रहे हो, पॉसिबल है नहीं। आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो अपनी लाइफ के साथ? पता चला वो बड़े होके आप ही के हमला कर दे, तो ये सारी चीज़ें नहीं। अब आप पेट पालने का शौक है तो आप घर पे पेट लॉयन के फॉर्म में तो पालोगे नहीं, कुत्ते बिल्ली यही सब पालोगे ना। तो ये चीज़ क्या है, ये जो हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ये हमारे थ्रू बनाए जा रहे हैं, तो हमें जो चीज़ अच्छी लगेगी
हम उन्हें ही बेसिकली इम्पोर्टेंट देंगे या उन्हें ही रखेंगे, अदर चीज़ों में नहीं। तो यही डिफरेंस है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम में और आर्टिफिशियल। एक ही डिफरेंस है, नेचर ने एक बनाया और एक हमने बनाया। तो नेचर ने तो सब कुछ डाल दिया और हम जब बनाएंगे तो हम उसमें सिर्फ वो चीज़ें डालेंगे जो हमें पसंद होगी या जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं हमारे क्रॉप फील्ड। अब आप खेती करते हो तो खेती अगर आप करोगे तो उन्हीं का करोगे जिस चीज़ का या तो सीजन कर चल रहा होगा या जिन चीज़ का मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। किसी ऐसी चीज़ की तो खेती करोगे नहीं जिस पे आपको लॉस पे लॉस मिलता रहे। ठीक। गार्डन, अगर आप गार्डन भी कर रहे हो, गार्डनिंग का भी शौक है आपको, होते हैं कुछ लोग जिनको गार्डनिंग का, प्लांट्स वगैरह का, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर का शौक होता है, तो वो भी आप वही रखोगे जो स्पीसीज थोड़ी हटके होगी। नॉर्मल फ्लावर तो हर जगह दिखने को मिल जाएगा, लेकिन जो स्पीसीज थोड़ी हटके होगी आप उन्हें ही चूज़ करोगे। इसके अलावा एक्वेरियम, एक्वेरियम में अब आप वेल के बच्चे या डॉल्फिन्स के बच्चे तो पाल नहीं सकते क्योंकि उतना बड़ा एक्वेरियम बनेगा नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे फिशेस नहीं पाल सकते जो फिशेस आपके लिए नुकसानदायक हैं। ठीक, आप उनमें सुंदर सुंदर सी मछलियाँ लेके रखोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब जो प्रोड्यूस करता हो, कंज्यूमर जो उस चीज़ को ले रहा हो, और डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करने का काम कर रहा हो। तो प्रोड्यूसर सिर्फ क्या है, हमारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज जो बेसिकली आपके क्या है, ग्रीन बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल या जो ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, वही बैक्टीरियाज हम लेंगे। विच कैन प्रोड्यूस food by photosynthesis are called producer. Consumer, the organism which directly or indirectly depends upon the producer for food and feed on other are called consumer. अब इन्हीं कंज्यूमर को बांटा गया है किस में, किसी को याद है? इन कंज्यूमर को बांटा गया है हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में और ओमनीवोर्स में। डिफरेंस याद है सबको तीनों के बीच का? हर्बीवोर्स जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, वो कैसे हो गए, यानी जो कि सिर्फ क्या है, वेजिटेरियन, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। या जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो होते हैं हर्बार, है ना, हर्ब का मतलब प्लांट से रिलेटेड है। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स यानी जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग है, ठीक है, ये भी खा रहे हैं लेकिन फ्लैश ईटिंग कर रहे हैं, ठीक। और ओमनीवोर्स जो दोनों के दोनों को कंपोजिट, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन हमारे क्या हैं, कुछ हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं और कुछ है जो वेजिटेरियन भी है। तो ये कम्बिनेशन किसका कहलाता है, ओमनीवोर्स का, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। कंज्यूमर को बाद में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो कंज्यूमर क्या है, जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो ताकि वो अपने बेसिकली डायरेक्टली या तो डिपेंड हो, जैसे डियर, डियर क्या है, डायरेक्ट पत्ते खा लेता है तो वो डायरेक्टली डिपेंड है, लेकिन हम इनडायरेक्टली डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट पत्ते तो खाते नहीं है, हमें पत्ते वाली भी कोई स्पीसीज मिलती है, फॉर एग्जांपल स्पिनच वगैरह अगर मिलता है तो हम उसको बाकायदा पका के टेस्ट के हिसाब से बना के तब खाते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में डिपेंड है। नेक्स्ट है डिकम्पोजर, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमस और कॉल्ड डिकम्पोजर। जो प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स यानी वेस्ट मटेरियल या जो भी बॉडी के रिमिनेंट्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, ठीक है, यानी सबसे छोटे छोटे पार्टिकल में उनको डिकम्पोज करके ह्यूमस में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर के तौर पे क्या है, फंजाई, बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर द डिकम्पोजर। और कंज्यूमर के अंदर क्या प्लेस किए गए हैं, सैप्रोफाइट्स, होलोजोइक, पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स भी डिपेंड कर रहे हैं लेकिन वो डिकम्पोज करने का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो भी चीज़ें अपनी फीड कर रहे हैं। सिर्फ आपके सैप्रोफाइट्स जो हैं वो भी डेड और डिके एनिमल पे बेसिकली वो लीव कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल पे लीव कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर फीडिंग कर रहे हैं लेकिन वो डिकम्पोज करने का काम नहीं कर रहे हैं। आपके डिकम्पोजर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फंजाई और बैक्टीरिया। ये है हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम का, आप देख सकते हो प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर के ही तौर पे क्या होगा, कंज्यूमर बनेंगे। कंज्यूमर में कुछ मीट ईटिंग एनिमल हैं जिनमें आप वॉल्फ का केस ले सकते हो, कुछ ग्रास ईटिंग यानी कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स का केस है। यहाँ पे ये कार्निवोर्स हैं जो कि खरगोश को खाएंगे, और खरगोश कैसे हैं, हर्बीवोर्स है। लेकिन ये दोनों ही क्या हैं, कंज्यूमर हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक तरह से डिपेंड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे, प्लांट पे। अगर रैबिट इसको ना खाए, ठीक, तो रैबिट बचेगा नहीं, और जब रैबिट नहीं बचेगा तो वॉल्फ कैसे रैबिट को खा सकता है। तो यही कहानी है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेबी में ये डिपेंड है। अब इनका अगर मर जाते हैं, ठीक है, ये पूरी चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो इनको कौन खाएगा, डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर फाइनल रेट है जिसके बाद वो सारी उनकी राख एक एक चीज़ क्या होंगे, सॉइल में मिक्सअप हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फूड चेन, इंपॉर्टेंट है। फूड चेन क्या है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म in which one organism eats another organism as a food। एग्जाम्पल, ग्रास को कौन खाएगा, डियर, और डियर को कौन खाएगा, लॉयन। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है, फूड चेन। यानी चेन के फॉर्म में चीज़ें चल रही हैं, एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म में फॉर देयर फूड। ठीक है, प्लांट को किसने खाया, ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, हॉग। हॉग को कौन खाएगा, बेसिकली उनके मरने के बाद फंजाई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक चेन के फॉर्म में चलता है। अब ये फंजाई इनको डिकम्पोज करेंगे, सॉइल में इनके मैटर मिल गए, उन सॉइल से उन मैटर को वापस से कौन लेगा, प्रोड्यूसर, प्लांट्स ही लेंगे, और अगेन ये चेन चलती रहेगी। इसलिए इनको बोलते हैं फूड के लिए डिपेंड है, इसलिए फूड, और एक पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक रेंज में ये चलते हैं, इसलिए चेन। ठीक है, अब ईच स्टेप्स और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, हर आपने जो भी स्टेप देखा या हर जो भी लेवल देखा आपने फूड चेन का, कि प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर के बाद आपके ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को आपके स्नेक ने खाया, स्नेक को आपके हॉक ने खाया, हॉक को वापस फंजाई ने खाया। तो ये सारी चीज़ें यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गया, कंज्यूमर से फिर वापस डिकम्पोजर, और ये सारी चीज़ें एक बेसिकली आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा सिस्टम बनता है, इन्वर्टेड कॉलम की तरह, कुछ ऐसा। इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब हम जानेंगे कि ये ट्रॉपिक लेवल में क्या क्या चीज़ें लिस्टेड होती हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा ऑटोट्रॉप्स यानी प्रोड्यूसर। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी सबसे पहले यहाँ पे पाए जाएंगे हमारे कौन से, ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर। दे फिक्स अब द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर। वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके फूड्स पार्टिकल बनाते हैं, और वो फूड पार्टिकल्स कंज्यूमर बाद में यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे हर्बीवोर्स, जो कि यहाँ प्रेजेंट होंगे नंबर 2 पे। ठीक है, हर्बीवोर्स क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी ये डायरेक्टली किसको ले रहे हैं, हमारे ऑटोट्रॉप्स को या प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खा रहे हैं, इसलिए ये सबसे प्राइमरी कंज्यूमर यानी सबसे पहले कंज्यूम करने वाले बनेंगे। ये कहाँ है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। आप बेसिकली इनकी कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये जो है येलो से हमारा क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ग्रीन से हमारा क्या है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। और इसके बाद है हमारे कौन से, स्मॉल कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब ऐसे जो फ्लैश ईटिंग हो, वो हमारे सेकेंडरी कार्निवोर्स हम उन्हें कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो इनडायरेक्टली सेकेंड पाथ में आए ना, पहले तो प्राइमरी कंज्यूमर आए, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आए। अब एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, थर्ड वाले ट्रॉपिक लेवल पे कौन प्रेजेंट है, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड के बाद फोर्थ, द लार्जर कार्निवोर्स या टर्शरी कंज्यूमर फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो हमारे क्या है, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी यानी 3 डिग्री, ये तीसरे। तो बेसिकली आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझना पड़े तो यहाँ पे आप हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर में क्या ले सकते हो, रैबिट। ठीक है, रैबिट को लिया, रैबिट को किसने खाया, मान लो कैट ने खा लिया,
कैट हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर। कैट को कौन खाएगा, कैट को खाएंगे, या आप रैबिट की जगह यहाँ पे लिख लो, कैट की जगह लिख लो यहाँ पे लॉयन, ठीक है। लॉयन को कौन खाएगा, हॉक, ठीक है, या वल्चर। और वल्चर को भी अगर बाद में कोई खाता है तो वो कौन होंगे, डिकम्पोजर, ठीक है, जो हमारे बेसिकली अगर देखें टर्शरी के बाद क्वाटेनरी कंज्यूमर होंगे, ठीक है, और वो हमारे क्या होंगे, डिकम्पोजर। यानी ये एक तरह से सारे के सारे कंज्यूम ही कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर के ही फॉर्म में, लेकिन चीज़ें एक से दूसरे। अब लॉयन को कह दिया जाए कि वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरह बिहेव करे, डायरेक्ट प्लांट वगैरह खाना शुरू करे, तो क्या हो सकता है ऐसा, नहीं। वो जो सिस्टमैटिक जो भी उनका नेचर है, जो भी हैबिटेट है उनकी, वो उसी में सर्वाइव करेंगे। वो प्लांट नहीं खा सकते क्योंकि उनकी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो सेलुलोज को आप डायरेक्ट, इनफैक्ट आप खुद डायरेक्ट प्लांट नहीं खा सकते। क्यों, एक तो टेस्ट का प्रॉब्लम, और दूसरा हमारी बॉडी में प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट प्लांट नहीं खा सकते, ठीक है। ये है हमारा पूरा का पूरा ट्रॉपिक लेवल, जिसमें सबसे नीचे आए क्या, आपके जो भी प्रोड्यूसर हैं उनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, बटरफ्लाई, ग्रास ऊपर, एंड्स, कैटरपिलर, बीज, इनके ऊपर आ रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ों को कौन खाएगा, रैट, स्पैरो और फ्रॉग। अब इन्हें कौन खाएगा, स्नेक या ऑल। इनको कौन खाएगा, ईगल, और ईगल को कौन खाएगा, डिकम्पोजर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा। अब आप कहोगे मैम ये ऐसे क्यों बना है, इन्वर्टेड शेप में क्यों बना है, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे 10% लॉ, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक सी बात है, वहाँ पे माइंड सेट थोड़ा सा कंसंट्रेटेड चाहिए, ठीक है। जो हम नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हर एक पार्ट डिस्कस करके पढ़ाना है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनको अंडरलाइन और स्टार इसीलिए बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप पढ़ोगे कि सारे के सारे एनर्जी एक फॉर्म में नहीं जाते, कुछ हीट के फॉर्म में रेडिएट होते हैं, कुछ एनर्जी। अब प्लांट ने जितना एनर्जी लेके सोलर एनर्जी जितनी लिया है, वो एनर्जी इनके तक उतने अमाउंट में नहीं जाएगी। ये भले पूरा का पूरा प्लांट खा लें, नहीं जाएगी, ना ही यही सेम एनर्जी इनके तक जाएगी। वो एनर्जी कुछ ना कुछ फॉर्म में रिड्यूस होते हुए जाएगी, ठीक है। तो वो रिड्यूस होते, इसलिए इनका कुछ जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड शेप में बनता है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हमको डिस्कस करना है 10% लॉ के बारे में, फूड वेव क्या होता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और ओजोन डिप्लीटिंग कौन कौन सी चीज़ें मानी जा रही हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। इसके साथ आपके प्रीवियस जो भी चैप्टर है उनके एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना नहीं भूलना। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको चीज़ें नहीं भी समझ आता तो कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा PYQ अगर आप सॉल्व करें तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको एक बार में सॉल्व हो गए, PYQ के आपके नेट पे गूगल पे अवेलेबल है ही नहीं, आपने परचेस कर रखा है या किसी फ्रेंड से ले लो, अच्छी बात है। अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लग भी जाते एग्जाम हॉल में, आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।